देखिए अभी एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमारा मेन जो मोटो है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस से, ठीक है, प्लस मोशन करा के किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मोशन करा के अचीव करना चाहते हैं, उसमें ईएमएफ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, किसी कंडक्टर में। और जहाँ पे ईएमएफ होगा वहाँ पे आपको पता है ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम करंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया ये चैप्टर किस लिए है। मैग्नेटिक फील्ड और मोशन के कॉम्बिनेशन से हम लोग ईएमएफ देखना चाहते हैं, कहाँ पे कैसे जनरेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो बेसिक एग्जांपल है इंडक्शन का वो ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं इस रीजन में इनटू द पेपर। ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ठीक है। तो एक चीज़ आपने एक फैक्टर दे दिया मैग्नेटिक फील्ड। अब मोशन देखते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे रॉड है आपके पास ए बी, ठीक है, कंडक्टर है ये ए है और ये बी है, ठीक। अब आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर में, ठीक है। तो उसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको पकड़ते हैं। एंड ए और एंड बी, इसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब क्या है, ये पूरा का पूरा रॉड आगे की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा मोशन भी आपने दे दिया। तो अब ये बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेगा। कल हमने डिस्कस किया था ये जो बेसिक फार्मूला है आपका Q V क्रॉस B, ये ध्यान में रखते हुए कि इलेक्ट्रॉन का Q निगेटिव होता है। आप बताइए फोर्स किधर लगेगा इस पे। बताओ V क्रॉस B किस तरफ आ रहा है। V क्रॉस B करके देखो, A की तरफ आ रहा है कि B की तरफ। B इंटू द पेपर। क्या B का डायरेक्शन किधर है? B नीचे की तरफ, ये एंड B, एंड A एंड B, इन इसका पूछ रहे हैं। V क्रॉस B सिर्फ कर रहे हैं तो थंब किसकी तरफ जा रहा है, A की तरफ कि B की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? आउट ऑफ द पेपर या इनटू द पेपर? तुम बताओ, सामने में डायग्राम है तुम्हारे, क्या लग रहा है। किधर है मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ, तुम बताओ, इतने दिन से फिजिक्स पढ़ रहा हो। सिंबल नहीं बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, ये क्रॉस से हाँ इनटू द पेपर। हाँ, बी इंटू द पेपर है, वेलोसिटी इस तरफ है। अब V क्रॉस B कीजिए, बताइए V क्रॉस B किस तरफ आ रहा है। ए की तरफ आ रहा है। A की तरफ आ रहा है और Q जो है वो निगेटिव होगा, एक आगे निगेटिव साइन आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, बी की तरफ। B की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली इस तरफ नीचे की तरफ B की तरफ आ करके यहाँ पे एंड B के पास एक्यूमुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन B एंड पे आ जाएगा तो B एंड जो है वो अल्टीमेटली इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक इधर नेगेटिव आ गया, तो ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि B जो एंड है वो इफेक्टिवली क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया, ठीक है। तो अब देखो रॉड अब कैसा है आपका, ओरिएंटेशन समझने की कोशिश कीजिए कि इस एक चार्ज के मूवमेंट के वजह से क्या हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है।
तो एंड ए जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया है, बताइए। हाँ ठीक है, और बी जो है वो निगेटिव पोटेंशियल पे। तो पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल इस तरफ करंट फ्लो करना चाहिए। ठीक है, इस तरफ एक, आप ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना, ई वी बी। और ये पॉजिटिव पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल की वजह से इस रीजन में, वायर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ना, याद होगा आपको। जब भी आप दो पॉइंट्स लेते हैं एक वायर के बीच में, ए और बी, अगर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, अगर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता हाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन में, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में आ जाएगा, कितना, V बाई ये जो भी बीच की दूरी है L, V बाई L हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो डिक्रीजिंग पोटेंशियल का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो ए से बी की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे किस तरफ फोर्स लगेगा, बताइए। हेलो, नहीं बता पाएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो उस पर किस तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगेगा E इंटू ई का। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है EVB, और एक इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है E कैपिटल ई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम चार्जेस रहेंगे, बिल्कुल इनिशियल मूवमेंट के दौरान मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, बिल्कुल शुरुआत के मोशन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्ड होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो बिल्कुल इनिशियल फेजेस में क्या होता है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्डअप होते हैं, तो ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ये काफ़ी वीक होता है। जब पोटेंशियल बहुत वीक होगा तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो भी काफ़ी वीक होगा। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली ये वाला जो कंपोनेंट होता है ई, ये वीकर होता है। ठीक है, और जो ये वाला कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये तो कांस्टेंट है ना, ई वी बी तीनों कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है और ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स एंड बी के तरफ ही होता है, तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बिल्ड हो जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड हो रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे हेलो, समझ में आ रही है थ्योरी आपको। यहाँ पे नहीं आया। नहीं आया, ओके। देखो ये तुम्हारा रॉड है एक, ठीक है, ये रॉड है ए बी। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है एंड बी पे, ठीक है, एंड बी पे एक नेगेटिव चार्ज है माइनस ई, और इफेक्टिवली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये नेगेटिवली एक पॉजिटिव चार्ज जितना चार्ज हो गया। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये चीज़ समझ में आया। हाँ ये आया। ठीक, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है लेकिन एक ही चार्ज है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, एक ही चार्ज है। तो इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी ए बी, ये काफ़ी कम होगा,
एक एक चार्ज लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और एक और दूसरा बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉजिटिव टर्मिनल में 2 चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल में 2 चार्ज है। इस पॉजिटिव टर्मिनल में 10 चार्ज है, इस नेगेटिव टर्मिनल में 10 चार्ज है। कौन स्ट्रॉन्गर बैटरी है? हेलो, कौन सा बैटरी स्ट्रॉन्गर है आपके हिसाब से? कौन ज़्यादा देर तक आपको इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा? आवाज़ नहीं जा रही है क्या रवि? आ रही है, सोच सोचना क्या है इसमें? ये 10 चार्जेस हैं, इसमें ज़्यादा देर तक नहीं क्रॉस करेगा रीजन को। अरे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, कौन जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसमें क्या सोचना है? ज़्यादा चार्जेस होंगे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है, करंट भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा देर तक होता है कि नहीं? तो बस यही लॉजिक है, और क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल फेजेस में जब यहाँ पे कम चार्ज स्टोर होता है तो इनिशियल फेजेस में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये वीक है। इसके वजह से जो इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये भी कैसा होगा? वीक होगा। ठीक है, जैसे ही इधर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फर्दर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आने से ये रिपेल नहीं करेगा। आप ही सोचिए, करेगा। ठीक है, तो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन, ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे एंड बी के तरफ एक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स EVB। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने की वजह से इस पे ऊपर के तरफ एंड ए के तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना? E/E। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो नेट फोर्स जो होगा इस पे कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो बताने के लिए ये थ्योरी बताया जा रहा है। इनिशियली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये काफ़ी वीक होता है, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स की कम होगी, मैग्नेटिक फोर्स की ज़्यादा होगी। मतलब स्टिल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा के बिल्डअप हो जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्डअप हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे as electrons build up at end B electric field gets क्या हो जाएगा बताइए? स्ट्रॉन्गर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होने का मतलब क्या है? धीरे धीरे ये फोर्स Fe जो फोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और एक टाइम आएगा जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा आपस में? A time is reached when किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो वायर के बीचों बीच में कहीं पे है उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। फिर क्या वो एंड बी की तरफ आएगा? नहीं आएगा। दिस इज द टाइम व्हेन अ कांस्टेंट potential difference or electric field builds up in this rod across end A and B। समझ में आया? फाइनली क्या हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस स्टोर हो जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, उस केस में क्या होगा? उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ए एंड बी
ये एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी को कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोला जाता है इसको? आप देख रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया था, आपने बस रॉड को v स्पीड दिया था इसके लेंथ के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर था? इनटू द पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था। समझ में आया ये थ्योरी? हाँ। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो किसके बराबर हो गया? ई वी बी, मैग्नेटिक फोर्स के। तो ई और ई काट दीजिए, ये क्या आ जाएगा? ई इक्वल्स टू वी बी, ठीक है। वेलोसिटी वाले v को कर्सिव v से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये v जो है ये वेलोसिटी है, और कैपिटल V से मैं क्या दिखाऊंगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन क्या है? इंडक्शन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ रहा है? इंड्यूस हो रहा है मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। देखो, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ से हमने चैप्टर शुरू किया था, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ठीक है। तो आप इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वी इंटू बी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए, ये रॉड है, एंड ए है एंड बी है, लेंथ एल है, इसके अंदर जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ई क्या हो जाएगा? ई वी बाई एल हो जाएगा। प्रतीकों के स्टाइल में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वी बाई एल हो जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाई लेंथ एल, ये तो स्टैंडर्ड, इज इक्वल्स टू बी वी इंटू बी। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? वी बी एल। यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड ए एंड बी। ठीक है। कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड निगेटिव होगा, ये आप एक इलेक्ट्रॉन को रख करके उस पर किधर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बी एंड पे आ रहा है तो ऑब्वियसली बी विल बी एट अ लोअर पोटेंशियल एंड ए विल बी एट अ हायर पोटेंशियल। तो ये बेसिक, सबसे बेसिक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वी बी एल होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल करके देखिए आप, मान लीजिए इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला, ठीक। ये एक रॉड है AB जिसका लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। और रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी इसको दिया गया है 2 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो इस मोशन के वजह से इस एंड A और B के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B के बराबर होगा, A एंड B, ठीक है। वो कितना हो जाएगा बताइए? सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा? VBL। याद रखिएगा, ये वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा इस फार्मूला का ओरिजिन क्या है? V क्रॉस B, ठीक है। तो V क्रॉस B वही वाला V काउंट होगा जो V परपेंडिकुलर है B के, ठीक है। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। आपको याद है ना, साइन, ये क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला जो है इसका ओरिजिन क्या है, इसमें वही वेलोसिटी आपको ईएमएफ इंड्यूस करने में हेल्प करेगी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है।
ठीक है, कोई दूसरा वेलोसिटी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ये हो गया VBL। आप वैल्यू रख दीजिए 2 मीटर्स पर सेकेंड, 1 टेस्ला और 1 मीटर लेंथ, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट्स। मतलब 2 वोल्ट का इसमें EMF जनरेट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहे तो इस AB रॉड से यहाँ वायर कनेक्ट कर दे, ठीक है, और यहाँ पे एक LED बल्ब लगा दे बिल्कुल कम पावर का, और यहाँ से भी वायर जोड़ दे, तो क्या ये बल्ब ग्लो करने लगेगा? बताइए। इस एंड में और इस एंड में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या ये बल्ब जलाने के काम नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आ जाएगा। इस एंड से पॉजिटिव पोटेंशियल वाले एंड से निगेटिव पोटेंशियल वाले एंड के बीच में एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। सर हाँ, अगर जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो आए तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे करेगा? अगर दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है तो करंट को फ्लो होने का कोई रीज़न ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओम्स लॉ ही वायलेट हो जाएगा। हम तो वही सोचने लगे थे ऊपर वाले में कि 10 है, उसमें भी 2 है, जिसमें चार्जिंग फ्लो नहीं करेगा। क्या बोल रहे रोज हो? एग्जांपल। अच्छा, ये एक ही कंडक्टर है इसलिए सोच रहे हो कि ये दोनों का पोटेंशियल एक ही हो जाएगा? नहीं, जो आप समझाने के लिए एग्जांपल नहीं दिए थे, हाँ हाँ। 2 10 अच्छा, और वो एक दो चार। नहीं तो हाँ, वो उसमें तुम ये फैक्ट पे ध्यान नहीं दिए ना कि इस एंड पे निगेटिव 2 चार्ज है और इस एंड पे पॉजिटिव 2 चार्ज है। समझ रहे हो? दोनों का डिफरेंस है, बीच में 0 है, इधर -2 है, इधर 2 है, दोनों का डिफरेंस 0 नहीं है, 4 है। ओह, समझ रहे ना? हाँ हाँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके डिपॉजिट हो रहा है, तो ये वाला जो एंड है वो निगेटिव पोटेंशियल पे चला जा रहा है, और ये निगेटिव पे चला जा रहा है तो चार्ज बैलेंस रहेगा ना इस रॉड में, तो इफेक्टिवली मान लिया जाता है कि ये वाला जो एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। ठीक है, ये है। ऐसा ऐसा डाउट जो है ना जेन्युइन होता है, सबके दिमाग में आता है बच्चों के जब वो क्लास 11-12 में होते हैं। तो जैसे ही डाउट आए ना, चाहे वो कितना भी सिली लगे, तुमको पूछ लिया करो, उससे पता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब समझ में आया ना दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है एंड में? क्योंकि हाँ, एक ही एंड है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाकर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरी है आपका बेसिक, सिर्फ एक रॉड है इसमें और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी पे बेस्ड है वो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन। ठीक है, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, वो वीडियो में भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसके बाद की थ्योरी में। देखिए, आपको याद होगा कि एक वायर का सेक्शन ले लेते हैं AB। ठीक है, इसमें A जो है वो हायर पोटेंशियल पे, VA इज एट अ हायर पोटेंशियल देन B। ठीक है, तो देयर आर ऑल द रीजंस फॉर द करंट टू फ्लो, है ना? करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर सकता है, और करंट फ्लो होगा तो अंदर में, वायर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? E इक्वल्स टू VAB/L, ये जो लेंथ है दोनों के बीच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बार बार आते रहता है। ठीक है, और ये कहाँ से आता है? E इक्वल्स टू -del V/del x, ये ओरिजिन। ठीक है, इसको आप कायदे से यहाँ पे लगाएंगे ना तो यही आ जाएगा। तो अब से मैं बार बार यही लिखा करूँगा। तो दो एंड्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाता है। ठीक है, अब देखो इस वाले इक्वेशन को देखो, E इसको उधर भेज दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? E dx इज इक्वल्स टू -dv। ठीक है, अगर पोटेंशियल जो है सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल को हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लेते हैं, x में। ठीक है,
तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, टोटल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ई डी एक्स हो जाएगा। आप जो है इसी को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो x दूरी में इंटीग्रेट करके वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप दिखाएगा। सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो ऐसा ई डी एक्स, अब देखिए मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, ऐसा है, ऐसे लूप ही बना दिए पूरा ए और बी, ठीक है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे था और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे था, और इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो आप याद कीजिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा ना। पॉजिटिव से नेगेटिव एंड के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ना, आप सोचिए, कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हो रवि? हेलो, हाँ ठीक है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड। अब देखो ये जो रॉड है, ये जो रॉड है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसको क्या किया जाता है, इसको एक बैटरी की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसके पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ये वाले पाथ में नहीं करा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि इस पाथ को हम एक बैटरी की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब देखो ये तो पूरा रॉड ही है, अब इसके बीच में थोड़े ना बल्ब लगा देंगे हम, फिर तो गैप आ जाएगा ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसमें एक दूसरा पाथ बनाया जाता है, इस पाथ में कुछ आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा करके उसको चला सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ए बी, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए इसको आप एक बैटरी की तरह दिखा सकते हैं, जहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो ए है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो बी है, ठीक है। और यहाँ पे आप वायर कनेक्ट करके यहाँ पे कुछ चला सकते हैं, बल्ब वगैरह चला सकते हैं, तो ऐसे करंट आपको फ्लो करेगा। समझ में आए बात? और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, वी बी एल। ये ए बी जो, ये जो बैटरी मैंने बनाया है, इस बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा, वी बी एल, ठीक है। ये भी ये एक चीज़ होगा। तो ये एक सिंपल रॉड की कहानी है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे जो बेसिक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन रहता ही है हमेशा, बहुत आसान सा लॉ है ये समझने के लिए, जितना मैग्नेटिज्म हमने पढ़ा है उस हिसाब से ये तुरंत आ जाना चाहिए। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि किसी एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, कोई भी एरिया मान लो, रैंडमली कोई एरिया ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारे पास हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रहे हैं। तो इन फील्ड लाइंस के वजह से इस पूरे एरिया से एक फ्लक्स पास हो रहा होगा, फ्लक्स समझते हो ना, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था याद है, गॉस लॉ में पढ़ा था हमने, हाँ ई डॉट डी एस पूरे सरफेस से। तो उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होता है, का वैल्यू होता है बी डॉट डी एस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एस होता है, बी डॉट डी एस।
अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, ठीक है, इफ फाई बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, अगर समय के साथ इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, ठीक है, तो इट विल इंड्यूस एन ईएमएफ। इसके वजह से क्या होता है, देखो, अगर ये टाइम का फंक्शन है तो इसका टाइम का डेरिवेटिव किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, हाँ बोलिए। हाँ इसका टाइम का डेरिवेटिव किया जा सकता है। ये उसका टाइम डेरिवेटिव हो गया, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, देखिए इस लूप में, इस लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डिफाइन होता है ये मैंने बता दिया। तो अगर ये फ्लक्स टाइम के हिसाब से चेंजिंग है, ठीक है, तो इसका टाइम का डेरिवेटिव होगा। तो अगर ये फ्लक्स चेंज हो रहा होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये जो बाउंड्री आपने बनाई है, ये वायर की बनी हुई है, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, जो सरफेस इमेजिन किया है हमने, इसकी ये जो बाउंड्री है, आप समझ रहे हैं, ये जो बाउंड्री है, इसको इमेजिन कीजिए ये कंडक्टर का बना हुआ है, मतलब ये एक लूप है ना, ये रेगुलर शेप का है लेकिन है तो एक लूप ही। तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है कैसे, दैट ईएमएफ इज गिवन बाय ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है फैराडेज लॉ से, ये निगेटिव होता है डी फाई बी बाई डी टी का, ठीक है। निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे, पर बेसिकली ये लॉ क्या कहता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन मैग्नेटिक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। समझ में आ रही है बात, सर 1 मिनट रुकिए थोड़ा। हाँ। ठीक है, तो फैराडेज लॉ जो है वो मैथमेटिकली क्या बोलता है कि अगर किसी लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड उसका फ्लक्स टाइम के हिसाब से चेंज करे, तो उसका निगेटिव डेरिवेटिव मैथमेटिकली इसके बराबर इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है मतलब, कहने का मतलब इस लूप में कहीं पे दो पॉइंट इमेजिनरी ले लीजिए पास पास, ठीक है, तो मतलब इस एंड ए पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल और इस एंड बी पे नेगेटिव पोटेंशियल, और इसके वजह से ऑटोमेटिकली इस लूप में क्या शुरू हो जाएगा, एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, क्या बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड करंट। समझ में आ रही है बात, अपने आप इमेजिन कीजिए कि इसके
पास के दो एंड्स में इमेजिन कीजिए एक बैटरी जनरेट हो गया अपने आप, ठीक है। एक इमेजिनरी बैटरी यहाँ पे लगा दीजिए, अपने आप आपको दिख जाएगा कि अपने आप यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करने लग जाए। लेकिन क्या यहाँ पे एक्चुअली कोई बैटरी है क्या? नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाता है। इस लूप में अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो नेगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस है कि मान लीजिए फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। फ्लक्स किसी कोई भी एक करंट लूप ले लेते हैं, ठीक है, मतलब ये कंडक्टर ले लेते हैं, इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे फील्ड लाइंस जा रहे हैं, तो इनके वजह से कुछ फ्लक्स कैलकुलेट होगा B.ds, ठीक है। मान लीजिए ये फ्लक्स बढ़ रहा है समय के साथ, ठीक है, तो d∅/dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अगर बढ़ रहा है तो d∅/dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव साइन लगाने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव कि पॉजिटिव? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या ये? क्या सर? नहीं समझ में आ रहा है क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखो कहाँ पे से नहीं समझ में आया ये तो बताओ। ये इक्वेशन समझ में आया पहले? ये तो हाँ, मैथमेटिकल वो चीज, समझ में आ गया। ये मैथमेटिकल चीज़ है। देखो हाँ, ये वो जो, हाँ, ये जो कंडक्टर लूप लिया है मैंने सर्कुलर शेप का, ठीक है, ये जो कंडक्टर लूप मैंने लिया है इससे पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत सारा, ठीक है। उनके वजह से ये जो सरफेस है इसका, जो इस सर्कुलर, ये जो सर्कुलर सरफेस है, सरफेस और बाउंड्री में डिफरेंस है, ठीक है। जो बाउंड्री बनी हुई है वो करंट वायर की बनी हुई है, और ये जो सरफेस है ये इमेजिनरी है, सर्कुलर सरफेस। तो इस सरफेस से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके वजह से B.ds कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको दे दें, हम B दे दें, तो आप B.ds कैलकुलेट कर सकते हैं इस रीजन का। हाँ, तो ये है फ्लक्स phi b। अब मैं कह रहा हूँ कि phi b टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो d∅b/dt कैसा हो जाएगा, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है और आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, हेलो, निगेटिव हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका निगेटिव होने का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए निगेटिव होने का ये मतलब है कि इस लूप में दो तरीके से करंट इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। या तो ऐसे क्लॉकवाइज, और या फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना फैराडेज लॉ में, ये डिसाइड करता है कि करंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। मान लीजिए इस लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ होगा, इनसाइड कि आउटसाइड? कर्ल करके देखिए फिंगर्स को, इनसाइड। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इस केस में इनसाइड इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ आएगा, आउटसाइड। आउटसाइड आएगा, ठीक है, ये आउटसाइड आएगा। कौन से केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन था उसको ये काउंटर करेगा, बताइए। हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऑलरेडी अंदर की तरफ जा रहा था वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ रहा है, तो उस बढ़े हुए मतलब जो बढ़ रहा है प्रोसेस में वो उसको काउंटर कौन सा वाला केस करेगा, ये वाला केस कि ये वाला केस? क्लॉकवाइज करेगा। क्लॉकवाइज वाला तो उसको असिस्ट करेगा। देखो ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, काउंटर करेगा एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो निगेटिव साइन है ना फैराडेज लॉ में, ये यही चीज़ दर्शाता है।
ये यही चीज़ बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ईएमएफ किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, जो डायरेक्शन काउंटर करेगा एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को, काउंटर्स द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रेंड जो है उसको काउंटर करेगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस रीजन में बढ़ रहा है तो ईएमएफ उस तरीके से जनरेट होगा कि वो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे, काउंटर करे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये हो गया। ठीक है, मतलब इस तरफ से करंट जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, मतलब जो इमेजिनरी बैटरी है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, कोई बच्चा अगर ऐसे बनाएगा तो सही होगा, ये वाला केस गलत हो जाएगा, ये सही। ठीक है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी के तरफ करंट फ्लो करेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से। ठीक है, ये किसके वजह से? मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अंदर के तरफ बढ़ रहा है तो। ठीक है, ठीक। तो जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको घटाने के लिए होगा। और अगर इसका उल्टा केस लिया जाए तो जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, ईएमएफ उसको बढ़ाने के लिए इंड्यूस होगा। समझ रहे मेरी बात? अगर इसी केस में मान लीजिए फ्लक्स घट रहा होता, ठीक है, रेड पेन से दिखा रहा हूँ मैं, फ्लक्स अगर घट रहा होता, ये जो अंदर की तरफ फ्लक्स जा रहा है वो घट रहा होता, तो डी फाइव बी बाई डी टी क्या हो जाता? निगेटिव हो जाता ना। अगर फ्लक्स जो है समय के हिसाब से घटेगा तो डी फाइव बाई डी टी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब ये उस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि ये घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करे? असिस्ट की काउंटर, असिस्ट करे। हमेशा उल्टा करेगा, अगर वो घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और अगर बढ़ रहा है तो वो उसको घटाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है बात? हमेशा उल्टे डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड वाला वर्क करता है। ठीक है, देखिए एक हम जैसे केस आपको बना के दिखाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, यहाँ पे एक करंट लूप है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन तक है, ध्यान देना, इसी रीजन में अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जा रही हैं सीधा स्ट्रेट अंदर। ठीक है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्रॉस इनसाइड द पेपर। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि इस लूप का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अभी ये स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी रहेगा, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और यही इसका एरिया, तो बी डॉट डी एस ये फ्लक्स होगा ना। और अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये कांस्टेंट होगा, बोलिए। स्टेशनरी है जब, तो ये कांस्टेंट होगा। जब ये कांस्टेंट होगा तो डी फाइव बी बाई डी टी कितना हो जाएगा? अगर इसको मूव नहीं करा रहे हैं तो डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए आई स्टार्टेड पुलिंग इट आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम जैसे ही इसको पुल आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है,
तो इसका अगला फिगर क्या हो जाएगा? इसका अगला फिगर ऐसा हो जाएगा। देखो पहले ये यहाँ पे था, अब ये देखिए ए बी सी डी। अब जैसे जैसे इसको बाहर पुल आउट कर रहे हैं तो जो अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स था जो इससे पास हो रहा था इस लूप से, वो क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताओ। पहले देखो इतने फील्ड लाइंस पास हो रहे थे, अब कितने हो रहे हैं? कम पास हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है थ्रू दिस लूप, घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है। व्हेन इन मोशन, जब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अक्रॉस दिस सरफेस घट रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा? ठीक है, वो कैसा होगा? ऑप्शन क्या है आपके पास, सुनिए ध्यान से। क्या वो ऐसा होगा कि वो इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाए, अंदर की तरफ जाते हुए फील्ड लाइंस को बढ़ाए कि घटाए? देखो अंदर की तरफ जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो घट रही हैं जैसे जैसे तुम इसको पुल आउट कर रहे हो। तो करंट कैसे इंड्यूस होगा? इस लूप में करंट क्या इस तरफ से इस तरफ इंड्यूस होगा या फिर इस तरफ से इस तरफ इंड्यूस होगा? आप सोचिए। अगर ये क्लॉकवाइज इंड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका खुद का किस तरफ जाएगा? अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब जो घटता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स था उसको ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? असिस्ट कर रहा है। तो ये करेक्ट डायरेक्शन है। क्यों ऐसा? क्योंकि ओरिजिनली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ईएमएफ उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जो उसको बढ़ाए, वापस न्यूट्रल लाने की कोशिश करे। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो और अपोजिट फ्लक्स आएगा। देख रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएगा, वो इसको और काउंटर करेगा। तो एक तो बेचारा ये पहले से घट रहा है अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स, प्लस तुम अपोजिट और जनरेट कर दिए फ्लक्स। ऐसा नेचर में होगा क्या? फैराडेज लॉ बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब इधर से इधर करंट फ्लो हो ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, ए की बी, ए की डी? देखो ए से डी की तरफ जा रहा है, मतलब ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और बी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ए और बी डी के बीच में इंड्यूस होगा। ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा ए डी के बीच। तो देखो मैथमेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, मैथमेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू बहुत आसान है समझना, डी फाई बी बाई डी टी, टाइम का डेरिवेटिव होगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसका डायरेक्शन समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन वो भी बहुत आसान है। निगेटिव साइन आपको हेल्प करता है, डी फाई बी बाई डी टी। आप बस इतना याद रखिए कि अगर फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जो उसको असिस्ट करे। अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल असिस्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स, ताकि ये फिर से वापस बढ़ जाए। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, उसको काउंटर करेगा, काउंटर द मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब हर केस में वो क्या चाहेगा कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को फिर से उतना ही कर दें जितना वो पहले था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कंजर्वेशन है, जो अपनी स्टेबिलिटी एक मेंटेन करनी होती है नेचर में किसी भी सब्सटेंस को, उसी को फॉलो करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ लूप। ये लूप के लिए, ठीक है। लूप नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट करके करेंगे क्या, करंट ही फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? तो देखो एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं ये।
ठीक है। ये एक करंट लूप, ये कंडक्टर का है, कंडक्टर वायर है। लूप है लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार मैग्नेट यहाँ पे हम लाए नॉर्थ और साउथ, ऐसे नॉर्थ पोल, तो आपको पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे ऐसे रहता है। तो देखो अभी मैग्नेट बस यहीं से यहीं पे रखा हुआ है, जस्ट पास में रखा हुआ है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रहे होंगे ना, इस तरफ। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि इस मैग्नेट को हम क्लोज लाते हैं, इस लूप के क्लोजर मूव कराते हैं, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस लूप से पास हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बोलो। अगर हम इसको पास लाएंगे तो इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, पास होने वाले। अगर बढ़ रहे हैं मतलब फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप बढ़ा देंगे तो फ्लक्स नहीं बढ़ जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यही तो फ्लक्स होता है। तो ये भी बढ़ जाएगा, मतलब अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करना चाहिए, किधर फ्लक्स जनरेट करना चाहिए उसको, और इसी तरफ जनरेट करना चाहिए कि इसके अपोजिट करना चाहिए, जब वो ऑलरेडी बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में। तो बताइए, अपोजिट करना चाहिए। अपोजिट करना चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये वाले डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उल्टा। तो अब बताओ कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इस लूप में करंट कैसा होना चाहिए। हम दो डायग्राम बनाते हैं, आप राइट हैंड यूज करके बताइए। ठीक है, ये आपका लूप है, देखो हमको क्या करना है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करनी है ताकि वो काउंटर करे बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो अब सोचो, ऐसा करंट रखेंगे तब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कि ऐसा करंट रखेंगे, सॉरी दोनों सेम बना, कि ऐसा फील्ड रखेंगे तब आएगा। बताओ, राइट हैंड कर्ल करके बताओ, ये वाला डायरेक्ट, ये वाला जो है इसको राइट हैंड कर्ल करके बताओ, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है कि इस वाले को कर्ल करने से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये ऐसे ऐसे है, और ये ऐसे ऐसे है उल्टा। सेकंड वाला को करना चाहिए। सेकंड वाले को कर्ल करने से तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा। बताओ, ये 3D फिगर क्लियर नहीं है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। सही बताओ, ये सब नहीं है कॉम्प्रोमाइजेबल, बहुत दिन हो गया। मुंह से इस निकल तरफ, गया। हाँ इस तरफ इंड्यूस हो, उसके लिए करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अपने आप अंगूठा आपको लेफ्ट राइट साइड लेके आएगा अगर ऐसे कर्ल करेंगे। तो देखो ये इस डायरेक्शन में इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब उस हिसाब से ईएमएफ आप जोड़ लीजिए, कहीं पे भी पॉइंट कर लो। देखो यहाँ पे दो पॉइंट ले लो, ए और बी। तो देखो करंट ए से बी की तरफ आ रहा है, मतलब ए हो, सॉरी
ए क्या हो जाएगा, ए निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और बी पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल करके किधर आ रहा है, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो, उसका सेंस ये होगा, कोई पूछे अगर आपसे ऐसे लूप बना दे, पूछे ओ पॉइंट है पी है, तो पूछेगा ईएमएफ जनरेट किस तरफ से हो रहा है, ओ से पी के तरफ, मतलब कौन सा ज़्यादा पोटेंशियल पे आपसे पूछेगा, ठीक है, कि पोटेंशियल एट ओ और पोटेंशियल एट पी में कौन सा ज़्यादा है। तो आप क्या बोलेंगे, देखो करंट किधर जा रहा है बना के देख लो, ठीक है, आप करंट का डायरेक्शन बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पास पास का पॉइंट का पूछेगा, अपोजिट नहीं पूछेगा। समझ में आ रही है बात। ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो किस तरफ करंट देगा, वो समझ में आया आपको। हाँ ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से किस तरफ करंट जनरेट होगा वो इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है। और इसमें क्या हमने सीखा है कि अगर किसी भी लूप से, मान लीजिए ये लूप बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये देखो एक्स एक्सिस के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए ये जो फ्लक्स इधर इस तरफ जा रहा है, ये इंक्रीज होने लगे, किसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आप मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो ये आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो फ्लक्स बढ़ने के वजह से इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक करंट जनरेट होगा जो इसको क्या करेगा, बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को will try to counter increasing magnetic flux, ठीक है। तो देखो इस तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ने लग गया, तो आपसे एक सीधा सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इसमें जो अपना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें जो अपना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, और इसी तरफ होना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, बताइए। नहीं समझे क्वेश्चन? अरे बहुत सिंपल चीज़ पूछ रहा हूँ मैं। इस लूप से राइट साइड में बहुत सारा फ्लक्स लाइन पास हो रहा है, अब उस फ्लक्स को बढ़ाने लग गया, कोई मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ही बढ़ा दिया, तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा। तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो इस लूप में जो इंड्यूस होगा ईएमएफ, जब फ्लक्स बढ़ता है तो डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, फैराडेज लॉ यही ना बोलता है कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन मैं पूछ रहा हूँ कैसा होना चाहिए, इसमें अगर करंट खुद से जनरेट हो जाए इस लूप में, ठीक है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा ना, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। अब वो कौन सा होगा, इसको असिस्ट करने वाला कि इसको रेजिस्ट करने वाला, काउंटर करने वाला? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को काउंटर करेगा वो कि असिस्ट करेगा? काउंटर करेगा। काउंटर करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए करंट का डायरेक्शन इस लूप में कैसा होगा, क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ताकि वो ऐसे आप फिंगर्स करके देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके खुद के इस तरफ आएंगे। तो ये इंड्यूस्ड हो गया, ये ओरिजिनल है, जो वेरी करके आपको इफेक्ट देखना है। इसी के चेंज के वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एक्चुअली। आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर फाई चेंज नहीं हो किसी भी करंट लूप से तो क्या उसमें करंट जनरेट होगा, इंड्यूस होगा?
अगर नहीं फ्लक्स होगा। नहीं होगा, यही हमारा इंटरेस्ट है कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट, वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम ईएमएफ भी विजुअलाइज करते हैं। ईएमएफ एक्चुअली विजुअलाइज करना डिफ़िकल्ट है एक लूप में, क्योंकि लूप का कोई एंड नहीं होता है ना। एक सिंपल करंट सर्किट में आसान होता है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया हमने, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, यहाँ से ऐसे दिखाना आसान है, करंट ऐसे जा रहा है, ये बैटरी। लेकिन अगर यही एक लूप बना दिया जाए, ठीक है, और ऐसे करंट दिखा दिया जाए, तो आप कैसे बैटरी दिखाएंगे, कहाँ पे बैटरी दिखाएंगे। थोड़ा सा ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को एज अ बैटरी दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, किस चीज़ में, इन अ लूप में। लेकिन करंट दिखाना बहुत आसान है कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका ओरिजिनल फ्लक्स क्या हो रहा है। अगर ओरिजिनल फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो उसको काउंटर करे, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जो उसको असिस्ट करके वापस उतना ही ले। जैसे इसको एक जीरो लाइन से समझना बहुत आसान है, ठीक है। ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम लाइन, इक्विलिब्रियम लाइन मतलब जहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स अभी है, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको टाइम के साथ बढ़ा दिया, ठीक है, ये आपका फाई बी है ऊपर की तरफ, ठीक है, आपने फ्लक्स को बढ़ा दिया फाई बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो करंट इंड्यूस होगा वो इतना ही नीचे की तरफ होगा, ये आई इंड्यूस्ड हो जाएगा या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ताकि दोनों एक दूसरे को फिर से कहाँ पे ले आए, वापस ही। उसी तरह अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है नीचे की तरफ डिक्रीजिंग, अगर समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स किसी लूप से घट रहा है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, असिस्ट करेगा, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको क्या करेगा, वापस ऊपर करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है बात। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ताकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके फिर से कहाँ पे ले आए, जहाँ पे पहले था, ठीक है। समझ में आ रहा है इससे, इस फिगर से, ठीक है। एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़िएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एग्जांपल था बार मैग्नेट वाला, इसको खुद से बहुत बार करके देख सकते हो तुम। एक बार इसको पलट सकते हो, जैसे मैं पास लेके जा रहा था, तुम इसको दूर ले जाके भी देख सकते हो। जब दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने लगेंगे, तब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये सब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आप बुक्स में पढ़ करके इनको चेक करके देखिए कि मैंने सही समझा है कि नहीं डायरेक्शन को, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन सही समझ गए हैं तो अगला जो टॉपिक है लेंज लॉ, ये वही डायरेक्शन ही बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का कि किधर हो, ये ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं।